यूँ तो कई चुनावी लड़ाइयाँ हैं उन्होंने लड़ी, जीवन में कई उतार चढ़ाव में सीढ़ियाँ हैं चढ़ी। नाम है उनका इमरान प्रतापगढ़ी। स्वागत है आपका हमारे शो पर नाश्ते पे नेताजी। आज क्या नाश्ता करा रहे हैं हम लोगों को? शुक्रिया, आप सीढ़ियाँ चढ़ने का जिक्र कर रही हैं। और अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। तो चल रहे हैं नाश्ते पे आप अमरूद, चूँकि इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई हुई तो अब इलाहाबादी अमरूद तो मिलता नहीं, लेकिन अमरूद का एहसास रहने के लिए दिल्ली में जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। सेब है, अंगूर है, खट्टा नहीं ही होगा पूरा यकीन है। बाकी तो बच्चों ने जो आपको परोसा। तो राजनीति के अंगूर खट्टे हैं क्या इमरान साहब? बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरे लिए तो नहीं है। जब आप शिद्दत से मेहनत करते हैं, वो है ना कि जब आप भूख के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो आप खूबसूरत दिखने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि खट्टी चीज़ भी जब बहुत शिद्दत से पसीने की कमाई से आप अर्जित करते हैं तो वो खट्टी नहीं रह जाती। और खट्टा होना बुरा नहीं है। खटास ज़्यादा है कि मिठास ज़्यादा है? क्योंकि एक नेता जब शायर हो तो उससे सीधे सवाल करने का मतलब ही क्या है? नहीं, आप तो सीधे सवाल, टेढ़े सवाल, आप जैसे सवाल चाहें, हम तो आपके हर सवालों का जवाब नहीं, आप मेरे तो हर सवाल पर आप जवाब में ही बवाल काट देंगे। नहीं, हाँ ऐसा बिल्कुल, मैं बड़ा शरीफ शायर हूँ। शरीफ? जी बिल्कुल। क्या कहा आपने? शरीफ हूँ, बहुत शरीफ। सही बताइए। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। ऐसा संसद में लगता नहीं है जब आप बयानबाजी करते हैं और तो कितनी भाषण देते कितनी हैं। शराफत की बात है। मतलब इस देश के गरीबों की आंसू, खून, पसीना सब एक कर देते हैं आप। तो संसद में हम गए किस लिए हैं? संसद है किस लिए? उसका सत्र किस लिए? मैं तो हर राजनेता से चाहूँगा, हर सांसद से चाहूँगा कि जब भी उसे संसद का बहुत महत्वपूर्ण समय मिले बोलने के लिए, तो वो जनता जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है उसके हक की आवाज़ उठाइए, उसके लिए पसीना बहे, उसके लिए आपके आंसू बहें, लेकिन पूरी शिद्दत से बोलिए। क्योंकि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी ज़ुबान में है। तो अगर ज़बान में जादू है और उसी ज़बान की वजह से आप संसद पहुँचे तो आप उसका हक ज़रूर अदा करिए, वरना मुझे लगता है कि फिर बेईमानी होगी अपने पद के साथ। जुबान की बात कही तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। ये जुबान है कि जुबान का असर है कि जुबान दे दी है? ये बिल्कुल जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ही एक जुमला है। न वो कभी पूरा हुआ, न ये कभी पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी इस बार बहुत परेशान है। भाजपा जानती है उसके आंतरिक सर्वे में वो बहुमत के बहुत दूर है, बहुमत से। इसलिए एक नया जुमला उछाला है उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में जितने इवेंट किए, उन सारे इवेंट का खुमार जनता से उतर चुका है। जनता पूछ रही है महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे सवाल। महिलाएं पूछ रही हैं अपनी सुरक्षा का मुद्दा। तो प्रधानमंत्री जी फिर एक नया जुमला लेके आए कि 400 के पार। और ये देश तो 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, क्योंकि कहीं से उनके परिवारवाद के उनके जो प्रश्न हैं उस पर हमला हुआ। तो अब उन्होंने नया जुमला उछाला है, लेकिन वो भी पिछले 2-3 दिन में फुस हो गया, वो चला नहीं कैंपेन। एक्चुअली परिवारवाद पर ही कह रहे हैं कि मोदी का परिवार तो 140 करोड़ जनता है, तो फिर परिवारवाद का ये जवाब है? मैं तो शायर हूँ, मेरा तो बहुत भावुकता के साथ सवाल है। क्या उस 140 करोड़ में इस देश के किसान आते हैं? अगर आते हैं तो जो 700 शहीद हुए किसान सिंघू बॉर्डर पे, उनका हालचाल लेने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए कभी प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की? नहीं की। तो इसका मतलब किसान उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। इस देश की वो बेटियां जो हाथरस से लेके, कठुआ से लेके, उन्नाव से लेके जंतर मंतर की सड़क तक या तो घसीटी गई या प्रताड़ित हुई, प्रधानमंत्री जी के परिवार में वो बेटियां आती हैं? नहीं आती। अगर आती होती तो वो बेटियों के साथ खड़े होते, अपराधियों के साथ नहीं खड़े होते। क्या प्रधानमंत्री जी के उस परिवार में इस देश का अल्पसंख्यक आता है? जब इसी दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए सजदे में गए हुए एक शख्स को, एक पुलिस वाला जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो सजदे में गए हुए इंसान को पीछे से लात मारता है और एक नहीं बल्कि 2-3 को मारता है। क्या ये विजुअल्स प्रधानमंत्री जी नहीं देखते होंगे? गृहमंत्री जी नहीं देखते होंगे? क्या इस देश का अल्पसंख्यक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या 140 करोड़ लोगों में वो युवा नहीं है जिनका पेपर लीक हो गया और जिनको लखनऊ से लेकर, इलाहाबाद से लेकर के देश की ज्यादातर सड़कों पर पुलिस दौड़ा दौड़ा के पीट रही है? इस देश की ट्रेनों में वो युवा जब नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहा है तो जो भूसे की तरह भरा हुआ है, क्या वो प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ परिवार का हिस्सा है या सिर्फ चंद उद्योगपति? मुझे लगता है सिर्फ चंद उद्योगपति। जब आप इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कैंपेन चलाया गया कि यूपी में भाईजान, तो वो आपको धर्म संगत दिखता है कि तर्क संगत दिखता है? प्रधानमंत्री जी हर चीज को, हर कैंपेन को,
हर भाषण को वो ले जा करके मोड़ वहीं देना चाहते हैं। जब देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी चुनावी जनसभा में खड़ा होकर के धार्मिक नारा लगाए, तो आप उसकी मंशा। धार्मिक नारा कौन सा था? अब उन्होंने जय बजरंगबली के नारे लगाए। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं, मुझे लगता है उनके लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है ना। कम से कम आप अपनी आस्था का, अपने धर्म का चुनावी इस्तेमाल मत करिए। प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से उसका चुनावी इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह करना चाहिए। मैंने हिंदी साहित्य से पढ़ाई की है, मैंने रामचरितमानस को अपने सिलेबस में पढ़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है। उसको अलग रखिए, इतना घालमेल मत कर दीजिए, वरना आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अगर इफ्तार में और रमज़ान में जाएं, शिरकत करें राजनीति के समय पर, वो तो सही है, प्रधानमंत्री करें तो गलत। ये सवाल है मेरा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस देश में न तो इफ्तार में शामिल होना गलत है, न किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होना गलत है। गलत नहीं है, तो परंपरा रही है देश की। आप आरती में शामिल होइए, आप कहीं अजान हो रही है तो उसका सम्मान कर लीजिए। तो भारत है, भारत तमाम धर्मों का, मजहबों का, भावनाओं का गुलदस्ता है, लेकिन फिर उसका चुनावी इस्तेमाल करना। क्योंकि दीदी चंडी पाठ भी करती हैं, दीदी मंत्रोच्चारण भी करती हैं, दीदी उसके साथ साथ कुरान की आयतें भी पढ़ती हैं। लेकिन दीदी ये सब, दीदी करें तो सही, मोदी करें तो गलत। ये सब चुनावी भाषण में करती हैं जी। कहाँ किया? बंगाल में। चुनावी भाषण में कौन सा अवतार किया? बंगाल में रैलियों में किया है। चुनावी भाषण में कौन सा? बंगाल की रैली। मैं यहाँ बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने रैली कवर की है। मैं बहस से अलग हटके कह रहा हूँ। आप अगर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आप श्लोक उद्धृत करिए या आयत उद्धृत करिए, वो एक अलग चीज है। मैं कह रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ धार्मिक नारे लगा करके एक विशेष जनमानस का वोट हासिल करने की अपील करें, दोनों में बहुत बुनियादी अंतर है। बहुत बुनियादी अंतर है कि उसी राजनीतिक कैंपेन से अगर कुरान की आयतें पढ़ी जाएं और मंत्रोच्चारण किया जाए एक नेत्री द्वारा तो वो सही है, और एक नेता द्वारा बजरंगबली बोला जाए तो गलत नहीं। मुझे ये लगता है नहीं, किसी भी धार्मिक नेता से अगर उसकी मंशा गलत है और उसका संदर्भ गलत है, आप किसी भी बयान का संदर्भ कहां से ले रहे हैं, संदर्भ आप बहुत बखूबी समझती होंगी। आप किसी एक शब्द को जब किसी को उद्धृत करके कहते हैं तो उसके कई मायने हैं। तो आपका मकसद क्या है, आपने संदर्भ क्या लिया है, इस पे मैं लंबी बहस कर सकता हूं। लेकिन आप ये पाएंगे कि चुनावी भाषण में वोट अर्जित करने के लिए जब धार्मिक चीजों का उदाहरण लिया जाता है तो उसकी मंशा अच्छी तो नहीं होती ना। तो जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन जिस तरह से शुरू हुआ था, नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद एक के बाद एक जयंत चौधरी अलग हो गए, ट्रेन पटरी से उतर गई है इंडिया गठबंधन की? बहुत शानदार तरीके से दौड़ रही है। आपने देखा नहीं पटना में, पटना की रैली के बाद पूरा एनडीए गठबंधन सदमे में रहा कई दिन। आपने गौर किया होगा इस चीज को। एक आध बयानबाजी ने पूरा ट्विटर हिला के रख दिया ना, एक्स पर बायो चेंज होने लगा लोगों का। तो आप कैसे कह सकती हैं कि पटरी से उतर गया है? मेरा सवाल है कि जिस तरह से सब पार्टियां एक साथ थीं, अगर उनके अलग हो जाने से क्या ताकत कम हो जाएगी गठबंधन की? क्योंकि अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो और आप खुद महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, सब कुछ ठीक है महाराष्ट्र की कांग्रेस में? इसी प्रश्न के बाद इससे उलट एक बहुत मजेदार बात आपसे कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार, 370 पार, ये तो उनका प्रमुख नारा है। और फिर उन्हें कांग्रेस का किसी एक स्टेट का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी नेता होगा उसकी टोह में भी लगे हैं कि किस तरह से हमारे पास वो आ जाए। क्या भाजपा के पास इस स्तर का कैडर बचा ही नहीं है कि उसे राज्यसभा दी जाए, जो मिलिंद देवड़ा को दी जा रही है, या फिर अशोक चौहान को दी जा रही है, या फिर आरपीएन सिंह को दी जा रही है, या फिर भाजपा कांग्रेस से आयातित करके मैं छोटा बड़ा दोनों कह रहा हूं, आयातित करके बड़े नेता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं उनका कद नहीं कम कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या भाजपा में बिल्कुल अभाव है, और क्या 400 पार का जो नारा है उस नारे को लेकर प्रधानमंत्री जी के मन में डर है?
तभी वो कांग्रेस से या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से, आपने शिवसेना तोड़ी, आपने एनसीपी तोड़ी, जिनको आप 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, अगले दिन उन्हीं को माला पहना रहे हैं आप। जिनको बंगाल में आप जो है, जिनके घर पे ईडी भेजते हैं, उनको बुला के आप ज्वाइन कराते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन में धो करके आप सब उनकी सफाई कर देते हैं। ऐसा एक उदाहरण है क्या? ऐसे कम से कम 100 उदाहरण होंगे। कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं और कांग्रेस युक्त खुद ही हो जाते हैं आप। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का, क्या सच में कांग्रेस मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं है क्या? तो क्या बीजेपी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है या फिर कांग्रेस का फेविकोल आपस में कमजोर हो गया? बीजेपी डरी हुई है, इसलिए एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को डरा करके अपने पास कह रही है, मतलब किसी तरह सुरक्षित हो जाओ, कुर्सी सुरक्षित हो जाए, उसके लिए साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार, जिसको भी तोड़ सको उसे तोड़ो, अपने पास लाओ, ये नैरेटिव बनाओ कि नहीं हम तो छिन्न भिन्न कर दे रहे हैं विपक्ष को। नैरेटिव लेकिन कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, लेकिन नैरेटिव दरअसल इस बार जनता बना रही है। जिस दिन राहुल गांधी बिहार में इंटर करते हैं यात्रा लेकर के, आपने देखा होगा, उससे एक दिन पहले नीतीश कुमार को तोड़ लिया जाता है। मैं यात्रा में था, यात्रा ने बंगाल से जब बिहार में इंटर किया है तो आप उस पूरे पैच को देखें, पूर्णिया की रैली तक लाखों लोग सड़क पर थे। यह बात मैं कांग्रेस का सांसद हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक आम जनमानस की भावना के हिसाब से आंखों देखी बता रहा हूं। तो आपने नेता को तो तोड़ लिया, लेकिन जनता को नहीं तोड़ पा रहे हैं आप। जनता उबी हुई है आपकी महंगाई के झूठे नारों से, आपके रोजगार देने के झूठे नारों से। तो वो आपसे सवाल पूछ रही है और वो विकल्प ढूंढ रही है। इंडिया अलायंस इसलिए इतने चोट और इतने आघात के बाद भी बचा हुआ है और मजबूत बना हुआ है और दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से आपका इंटरेक्शन काफ़ी रहा है। आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हुई हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस 3 विधानसभा राज्यों में या 5 में हुए थे चुनाव, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस और बाकी राज्यों में जीत भी हासिल की है, लेकिन परफॉर्मेंस जो कम हुआ है उसका कोई चिंतन ज्यादा करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, हम रणनीतिक तौर पर बूथ लेवल पे मैनेजमेंट करने में थोड़े चूके, वरना वोट तो हमें ज्यादा मिले हैं ना। आप संख्या के आधार पर वोट देखेंगे तो भाजपा को जितने मत मिले हैं उससे ज्यादा मत कांग्रेस को मिले हैं। तो कांग्रेस को ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं है? पिछले नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो एजेंसियों के दुरुपयोग की जो उनकी आदत है और उनकी जो मंशा है उस पर भरोसा नहीं। हमें केंद्रीय चुनाव आयोग से यह कहना है कि जब एक देश का एक बड़ा मतदाता वर्ग अविश्वास जताने लगे चुनावी प्रक्रिया में और चुनावी प्रक्रिया की मशीनों पर, तो आपको चुनाव को और सुगम, सरल और विश्वसनीय बनाना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल से ये संस्थाएं खड़ी हुई हैं। कई दशक लगे हैं इनको बनने में, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी तो आपको है। उसे अपने वजूद को, अपनी विश्वसनीयता को बचाने की जिम्मेदारी हर खंबे की है। मीडिया की भी है, हमारी जुडिशरी की भी है, हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग की भी है, सबकी है और राजनीतिक पार्टियों की भी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं उससे, तो वो विश्वसनीयता तो बचाइए ना। जब आप अभी रैलियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या बदला है इमरान प्रतापगढ़ी के लिए पिछले 10 वर्षों में? बतौर शायर, बतौर सांसद, एकदम से जिंदगी बदल गई। जिसको कहते हैं ना कि पहले मंचों पे खड़े होते थे फ्री स्टाइल, आप कविताएं सुना रहे हो, सर्वदलीय थे तब, हर मंच पे जा रहे हो आप, हर पार्टी आपको कार्यक्रम में बुला रही है, लेकिन एक वक्त के बाद आप पे एक ठप्पा लग जाता है। और अगर आप ये सोचें कि आप राजनीति में आ करके और सिर्फ एज ए शायर आप चाहें कि आपको लोग स्वीकार करें, तो पहले वो आपको बतौर राजनेता देखना चाहते हैं, उसके बाद बतौर शायर देखना चाहते हैं। कला का नुकसान होता है, आप जिस भी आर्ट फील्ड से हैं उसका नुकसान होता है। तो अगर राजनीति बहुत कुर्बानी लेती है। अगर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो आप सिर्फ मोदी के खिलाफ ही बोलेंगे, कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे? बतौर शायर मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आपने जो कहा उससे मुझे समझ आ रहा है। सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, किसी भी वो मीडिया यानी पत्रकार के हाथ में भी कलम ही होता है। कलमकार का पहला जो अर्थ है वो है सत्ता का अस्थाई विपक्ष। मैं पहले भी, जब मैं 2014 से पहले बतौर शायर लिखता था, तब भी सत्ता के शीर्ष से सवाल करता था। तब उस कुर्सी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे थे, राज्यों में कोई और बैठा रहता था, तब भी सवाल करता था।
और उसके बाद भी सवाल कर रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी नाम क्यों? क्योंकि हैं तो आप इलाहाबाद से भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं ना, वो एक तीखी मिर्च अलग से आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पैदा प्रतापगढ़ में हुआ हूँ। एक परंपरा रही है, मजरू सुल्तानपुरी, राहत इंदौरी, हसरत जयपुरी, साहिल लुधियानवी, आप ये सब जब देखेंगे ना तो जिले का नाम जहां पैदा होते हैं वो जोड़ लेते हैं। पढ़ाई इलाहाबाद में हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वो जो इलाहाबादीपन है ना, वो प्रतापगढ़ में पैदा होने के बावजूद जो अंदर है वो इलाहाबाद की बकैती है, इलाहाबाद की मठाधीशी है। मैं अक्सर उस पर बड़ा गर्व भी करता हूं। और वो जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे। अब वो दिन कभी पलट के नहीं आएंगे और उससे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अब तो देश के अच्छे दिन आ सके, इसके लिए कोशिश करना है, लड़ना है, उसी के लिए लड़ रहा हूं। शायरी के बिना मैं कैसे जाने दूं आपको भाई? नहीं, मैं बिल्कुल जाना भी नहीं चाहता। मैं कहाँ जाना हूं? भला ये कैसा अमृतकाल, ये लगातार भाजपा इसका प्रचार करे ना, अमृतकाल अमृतकाल। तो मैंने एक कविता लिखी है कि भला ये कैसा अमृतकाल, आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, भला ये कैसा अमृतकाल। हर एक चीज़ में कहते हो कि नेहरू जी की चाल, भला ये कैसा अमृतकाल। तो ये कविता आजकल सुना रहा हूँ और बड़ा लोग सुन रहे हैं। इससे पूर्व में जो एक कविता बड़ी वायरल हुई थी कि कहाँ सोया है चौकीदार, तो वो भी बड़ी वायरल हुई थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सियासत पे थोड़ा सा व्यंग किया जाए और तीक्ष्णता के साथ अपनी बात रखी जाए। जनता सुनती है, सराहती है, अच्छा लगता है। ये जनता है, ये सब जानती है, सुनती है, सराहती है, लेकिन वोट पर कभी कभी चोट भी पहुंचाती है। इस बार पहुंचाएगी, मोदी जी को इस बार वोट पे चोट पहुंचाएगी जनता, क्योंकि मोदी जी ने उसकी थाली पे चोट पहुंचाई है, पेट पे चोट पहुंचाई। एक प्रॉमिस के साथ कि एक इंटरव्यू रिजल्ट आने के बाद भी होगा, आंकड़ों के साथ होगा। बिल्कुल करेंगे। नाश्ते पे नेताजी उस बार हम कराएंगे आपको। ये अच्छा रहेगा, मैं स्टूडियो आऊंगा आपके। ये डन है एकदम। इमरान प्रतापगढ़ी जी हमसे बात अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, शुक्रिया। फिलहाल कैमरा पर्सन हेमंत सूद और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।